स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में फ्रिक्शन से रिलेटेड। और जहां पे अगर फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज है, जहां पे उसका यूज नहीं है, तो वहां पे हम फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मिनिमाइजिंग में हमने पढ़ा था कि हम उसको 3 to 4 मेथड से, जिसकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो है कि आप उस सरफेस को पॉलिश कर दो, वहां पे आप उसको लुब्रिकेट कर दो। लुब्रिकेट का मतलब है आप उस पे ऑयल की कोटिंग कर दो, ग्रीस लगा दो, या ग्रेफाइट की हेल्प से। तो जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल भी दिया था आपको कल मैंने, कि जैसे कि जो आपका कैरम बोर्ड है उस पे भी आप टेल्कम पाउडर डाल देते, क्यों? क्योंकि अब उसके सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो भी आपकी डाइस है वो इजिली मूव करेगी। तो ये था कि आप फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करोगे, पॉलिशिंग से, लिब्रिकेशन से, या व्हील्स यूज करके। अगर कोई अलमीरा है वो हैवी, आप उसको अभी मूव करोगे तो आपको उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उसके नीचे व्हील्स लगा दूं तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन आ गया, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, उसमें फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो उसके नीचे व्हील्स लगाने की वजह से उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, तो आप इजीली उस अलमीरा को अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रिमूव कर सकते हो। और एयर और वाटर में, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर और वाटर में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, और एक वर्ड में हम उसको बोलते हैं ड्रैग। तो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो हम रिड्यूस करते हैं बाय गिविंग अ स्पेशल शेप, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, जो आगे से राउंड और पीछे से नैरो होती है। तो इसकी हेल्प से हम एयर और वाटर में भी जो अपना फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जब आपने व्हील्स के बारे में पढ़ा, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो जनरली हमने अभी तक जो फ्रिक्शंस पढ़े हैं वो 3 टाइप के पढ़े हैं। जब एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये बॉक्स है, तो ये आपके फ्लोर पे या किसी भी सरफेस पे अभी स्टेशनरी रखा हुआ है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, किसी भी मोशन में नहीं है, मूव नहीं कर रहा, तो इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करेगा, ये स्लाइड कर रहा है ना, या बच्चे भी गेम्स खेलते हैं उसमें वो स्विंग्स पे कुछ पे स्लाइड करते हैं, तो वहां पे वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, किसी उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस बॉक्स और इस प्लेन के बीच में अभी इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब एक ऑब्जेक्ट एक किसी भी सरफेस पे रोल करेगा, मतलब उस पे व्हील्स है वो रोल करेगा, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टेशनरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे सरफेस पे स्लाइड करेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे रोल करेगा, उसमें व्हील्स होंगे तो वो रोल करेगा। तो अगर आप इन तीनों को मूव करने की कोशिश करो, तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। लेकिन स्लाइडिंग वाले में, जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, वहां पे आप अगर उसे थोड़ा पुश करोगे वो इजीली स्लाइड होता जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो जो उसका सरफेस है उसका नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। लेकिन अगर इसी के अंदर व्हील्स होते तो ये एकदम से मूव कर जाता बहुत इजीली, तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता। तो रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, उससे कम होता है स्लाइडिंग में, और रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है। तो अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो ये कौन सा हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप इसको स्लाइड करके ले जा रहे हो इस बैग को, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक से कम है, और इसी के नीचे व्हील्स लगा दी जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है। अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होता है, कोई क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में, और सबसे कम फ्रिक्शन होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन में। Now activity 4. To show that rolling friction is less than sliding friction, measure the friction on a tabletop by using your friction tester as in activity 2. Now put some round pencils below the brick and test again. What do you find? Has the friction reduced now? अब पहले आपने जो एक्टिविटी 3 में पढ़ा था कि एक ब्रिक को आपने स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, जो हमने फ्रिक्शन टेस्टर बनाया था, इसकी हेल्प से आप उसको स्लाइड किया, आगे की तरफ मूव किया।
तो जब आप उसको मूव कर रहे थे तो आपने जिस भी फोर्स से आपने उसको मूव किया वो आपने नोट कर लिया। लेकिन अब इसी ब्रेक के नीचे आप पेंसिल्स रख दो, तो पेंसिल्स रख दिया तो जनरली इसके नीचे व्हील्स बन गए, पेंसिल राउंड है, तो जब आप अब इसको मूव करोगे तो वो ब्रिक इजीली मूव होती हुई जाएगी, क्योंकि उसके नीचे क्या आ गई, पेंसिल आ गई, जो उसको रोल करके उसका फ्रिक्शन उन्होंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता, तो आप अब इसमें फोर्स नोट करोगे कि किस फोर्स से आपकी ब्रिक मूव हुई, तो वो फोर्स आपका कंपैरेटिवली कम होगा जो आपने पहले विदाउट पेंसिल्स मतलब विदाउट व्हील्स के ब्रिक को मूव किया था। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। The principle that rolling friction is less than the sliding friction is also made use of in ball bearings which contain steel balls or rollers. तो आपका रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए हम बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स में बॉल बियरिंग्स जो होते हैं स्टील के, जो आपके साइकिल्स वगैरह में भी यूज होते हैं, या फिर हम उसके नीचे व्हील्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। बॉल बियरिंग्स यूज्ड बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सियल ऑफ कार रिड्यूस फ्रिक्शन कंसिडरेबली। बॉल बियरिंग आपके व्हील्स के एक्सियल और उसके व्हील के और एक्सेल के बीच में भी यूज होता है, आपने कभी देखा होगा, तो वहां पे व्हील और एक्सेल ऑफ द कार होता है। जो व्हील्स होते हैं ना, अगर उसमें आप ध्यान से देखोगे तो स्टील के कुछ राउंड राउंड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बॉल बियरिंग्स, जो कि फ्रिक्शन वहां पे मिनिमम हो, रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम उनका यूज करते हैं। Most machines with moving parts use ball bearings. However, it is not possible to reduce friction to zero as no surface is absolutely smooth. आप कभी भी फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सरफेस बिल्कुल एब्सोल्युटली पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रफनेस प्रेजेंट होती है। नाउ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अगर जहां पे फ्रिक्शन की एडवांटेज है तो वहां पे हम उसका फ्रिक्शन इंक्रीज भी करेंगे ना। जहां पे डिसएडवांटेजेस थी कि भाई फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए था तो हमने डिक्रीज कर लिया, लेकिन जहां पे फ्रिक्शन की एडवांटेजेस है, जहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत है, तो वहां पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करेंगे? इट इज समटाइम्स डिजायरेबल टू इंक्रीज फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लिपिंग। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग द सर्फेसेस रफ। जैसे अगर आपको वॉक रन करना है, मूव करना है या वॉक करना है, तो ताकि आप स्लिप ना हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हो। जैसे आप अपनी अगर शूज की सोल देखते हो, जो नीचे के पार्ट की सोल होती है आपके शूज की, तो उसमें क्या होती है, थोड़ी रफनेस होती है, वो प्लेन तो नहीं होते ना, उनमें रफनेस होती है, ग्रूव्स होते हैं, इरेगुलरिटीज होती है। क्यों? ताकि वहां पे जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। टायर्स हैव डिजाइन and patterns with grooves on the surfaces to increase friction with the road. This prevents slipping of the tires on a wet road. अब मैंने जैसे आपको टायर्स का भी दिखाया था, जिसको ट्रीटेड टायर्स जो हम बोल रहे हैं, उनपे भी स्पेसिफिक डिजाइन दिया जाता है ताकि उनमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं और इरेगुलरिटीज बढ़ाई जाती है, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और आपके जो टायर्स है वो वेट रोड, गीले रोड पे स्लिप ना हो। Sand and gravels is strewn on the slippery ground during the rainy seasons to increase friction. It is then easier to walk on the ground. जो सैंड और ग्रेवल्स मतलब छोटे जो आपके कंकर होते हैं, वो स्प्रेड किए जाते हैं ग्राउंड पे, ताकि अगर कोई रेनी सीजन में वॉक करता है तो वो स्लिप ना हो। अगर कोई भी आपका फ्लोर होगा, स्मूथ फ्लोर होगा, तो अगर आप उस पर वॉक करोगे तो आप उस पर इजिली स्लिप हो जाओगे, इसलिए वहां पे हम सैंड एंड ग्रेवल्स का यूज करते हैं। Spikes are provided in the soles of the shoes used by players and athletes to increase friction so that they get a firm grip on the ground. जो एथलीट्स जो होते हैं उनके शूज पे आप देखोगे तो नीचे स्पाइक्स होते हैं। क्यों? ताकि उनका जो शूज का और ग्राउंड के साथ जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए और वो इजीली वॉक कर सके या रन कर सके, और उनकी अच्छी तरीके से जो ग्रिप है वो ग्राउंड पे बनी रहे, इसलिए उनके शूज का जो फ्रिक्शन है ग्राउंड के साथ वो इंक्रीज किया जाता है। जिमनास्ट अप्लाई अ कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंप्रूव देयर ग्रिप। तो जिमनास्ट भी होते हैं, वो अपने हैंड्स पे क्या करते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जिसकी वजह से उनके हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, ऐसा ना हो कि उनके हैंड्स आपस में स्लिप हो, तो इसलिए वो अपने हैंड्स पे ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं ताकि उनके हैंड्स आपस में स्लिप ना हो और वहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और उनकी जो ग्रिप है वो बनी रहे। तो ये था कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं। नाउ सम ओरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक।
Since friction slows us down, we can run very fast if friction is eliminated. Do you agree? Give reasons. कि फ्रिक्शन आपको स्लो डाउन कर मतलब आपको पता है मोशन को स्लो करता है, उसको अपोज करता है. अगर मैं फ्रिक्शन को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दूं, उसको हटा दूं, बिल्कुल जीरो कर दूं, तो क्या आप बहुत ज्यादा फास्ट रन करोगे? अगर वो रोकता है आपके मोशन तो क्या आप बहुत ज्यादा फास्ट रन करोगे? नहीं, नो, ये गलत है. क्योंकि अगर फ्रिक्शन ही नहीं हुआ तो हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस पे स्लिप होंगे. तो ये आपका रॉन्ग था. Second, it was found that a machine with moving parts was getting overheated. What was heat due to? कि कोई भी मशीनरी जो पार्ट्स है जब वो वर्क करती है तो वो आपस में रब होती है और उसके उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है. तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से. तो वो हीट क्यों जनरेट होती है? तो वो हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन. हाउ कैन द हीट जनरेटेड बी रिड्यूस? हम वहां पे जो हीट जनरेट हुई है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग लुब्रिकेशन, ऑयल, ग्रीस. मतलब वहां पे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करके, लुब्रिकेट करके उस मशीनरी पार्ट्स को हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. थर्ड, डज एयर एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट? क्या एयर भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है? यस, हमने पढ़ा है कि एयर और वाटर दोनों फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं. इसलिए उनको एक स्पेशल शेप दी जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, ताकि हम उनका फ्रिक्शन रिड्यूस कर सके. और एयर में जो फ्रिक्शन होता है तो उसको हम बोलेंगे एयर ड्रैग. तो हम मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए ड्रैग वर्ड यूज करते हैं. अगर एयर की बात हो रही है तो एयर ड्रैग, और वाटर की बात हो रही है तो वाटर ड्रैग. नाउ स्लाइड, न्यू वर्ड्स में स्लाइडिंग फ्रिक्शन वही जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे स्लाइड करे, और रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है, तो वो होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है. तो फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे, कि सरफेस स्मूथ है या रफ है. उसके मास के ऊपर. अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, जैसे एक ब्रिक थी, आप एक ब्रिक को इजीली मूव कर सकते हो, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर मास बढ़ा दूं, 2 ब्रिक रख दूं, 3 ब्रिक रख दूं, तो वहां पे फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा. तो उसको मूव करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा चाहिए. तो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है और मास पे ना. उसकी कुछ एडवांटेजेस भी है और उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. एडवांटेजेस ये है, वो वॉक करने में फ्रिक्शन की वजह से आप वॉक कर पाते हो. मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स भी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, अदरवाइज वो रोड पे स्लाइड कर जाए, स्लिप कर जाए. वर्किंग ऑफ ब्रेक्स, जो ब्रेक्स भी तभी वर्क कर पा रहे हैं जब उनके बीच में ग्रिप बनती है, फ्रिक्शन होता है. अगर फ्रिक्शन ही ना हो, उनके बीच में ग्रिप ही नहीं बनेगी, तो आपके ब्रेक्स भी वर्क नहीं करेंगे. राइटिंग, अगर आप चौक से, ब्लैक बोर्ड पे या पेन पेंसिल से अपनी कॉपी पे लिख पा रहे हो, वो भी ड्यू टू फ्रिक्शन है. होल्डिंग नेल्स एंड स्क्रूज ऑन वॉल्स, आप कोई भी आयरन नेल अगर किसी भी वॉल में फिक्स कर पा रहे हो तो वो भी ड्यू टू फ्रिक्शन है. लाइटिंग अ मैच स्टिक, मैच स्टिक रब होती है, उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है उस सरफेस और मैच स्टिक के बीच में, तभी वहां पे वो लाइट हो पाती है. नाउ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत वेस्टेज होती है. वियरिंग आउट ऑफ सर्फेसेस, जैसे आपके शूज के सोल है, तो वो क्या करते हैं, रोड के साथ फ्रिक्शन की वजह से रब हो के वो वियर आउट हो जाते, फट जाते. तो वियर आउट ऑफ सर्फेसेस और जनरेशन ऑफ हीट, मशीनरी पार्ट्स में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि ज्यादा हीट अरेंजमेंट ना हो. अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता तो जो मशीनरी पार्ट्स है वो डैमेज हो जाते हैं और जैम्ड हो जाते हैं. नाउ अगर डिसएडवांटेजेस है तो हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और डिसएडवांटेजेस है जहां पे जरूरत नहीं है तो हम उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? तो पॉलिश, लुब्रिकेटिंग, स्ट्रीमलाइनिंग शेप और यूजिंग व्हील्स या बॉल बियरिंग्स यूज करके हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं. और इंक्रीज कैसे करेंगे? उस सरफेस को रफ बना के, मेकिंग ग्रूव्स, उस पे ग्रूव्स बना के, इरेगुलरिटीज बढ़ा के, या प्रोवाइडिंग स्पाइक्स इन शूज, शूज के अंदर जो एथलीट्स होते हैं उनके शूज के अंदर स्पाइक्स प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी ग्रिप बनी रहे और जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए.